नमस्कार मित्रों। फर्ज कीजिए अगर बजट सत्र आज तक चल रहा होता तो क्या होता। राहुल गांधी आज लोकसभा में अडानी मामले में चीख चिल्ला रहे होते, अपनी बात रख रहे होते और सरकार के ऊपर कई तरह के सवाल कर रहे होते, क्योंकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद जिस तरह का एक राजनीतिक माहौल बना है उसमें ऐसा संभव नहीं था कि राहुल गांधी का ये जो प्रिय विषय है अडानी और सरकार का संबंध, और जिस तरह के खुलासे हिंडनबर्ग रिपोर्ट से हुए हैं, जिस तरह के सवाल हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने के बाद उठाए जा रहे हैं, उन सवालों पर राहुल गांधी न बोलते ऐसा संभव नहीं था। लेकिन शायद सरकार के लिए एक अच्छी स्थिति है कि इस वक्त संसद नहीं चल रही है। लेकिन इस बीच हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर राजनीति गहरी हो गई है, गंभीर हो गई है और इस पर बहुत कुछ कहा जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझकर इस बारे में अपनी राय रखी है, अपनी बात रखी है, अपना पक्ष रखा है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो पक्ष रखा जा रहा है वो सारी बातें भी बताऊंगा और इसके पीछे की राजनीति को भी समझने की कोशिश करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस ने जिस तरह से इस पूरे मामले में जेपीसी की मांग की थी, ज्वाइंट पार्लिया कमेटी की मांग की थी, क्या वो मांग अब फीकी पड़ जाएगी? क्या वो उस मांग पर कांग्रेस जोर नहीं देगी? और क्या ये समस्या सरकार के लिए अभी सिरदर्द नहीं बनेगी? भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर जिस तरह की प्रतिक्रिया दी है, एक दिन सोच समझकर इस बारे में प्रतिक्रिया उसकी आई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जो आज बातें कही हैं, जो सवाल उठाए हैं, उन सवालों को अगर देखते हुए देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में इस वक्त संसद के भीतर धींगा मुश्ती हो रही होती। लेकिन संसद का सत्र 9 तारीख को ही खत्म हो गया। 9 अगस्त को संसद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है और ये मामला फिलहाल अब संसद के बाहर ही ये लड़ाई लड़ी जाएगी, ये भी तय हो गया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह के सवाल भारतीय जनता पार्टी ने उठाए हैं और भारतीय जनता पार्टी के उन सवाल को उठाने के बाद भी कांग्रेस कहाँ स्टैंड कर रही है, कांग्रेस क्या कह रही है। तो अब ये सवाल है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस ने जो सवाल एक बार उठाए थे, 2-3 तरह के सवाल थे। सवाल ये था कि इस बारे में जो जांच चल रही थी, जिसकी कुछ रिपोर्ट्स आ गई है, और क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में एक बार फिर से सुनवाई करेगा? क्योंकि हिंडनबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट में जिस तरह से सवाल उठाए गए हैं माधवी बुच पर और उनके पति पर, वो सवाल, उस सवाल के बाद अब ये मामला गंभीर होता दिख रहा है और दिख रहा था अभी तक। हालांकि इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष ये है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पूरी तरह से आधारहीन है और जो बातें कही गई हैं रविशंकर प्रसाद की ओर से, मैं वही सबसे पहले आपके सामने रखता हूं कि किस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखा है और इस पूरी रिपोर्ट को एक तरह से आधारहीन करार दिया है। और उनका ये कहना है कि ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आर्थिक अराजकता, यानी देश में आर्थिक इकोनॉमिक एनार्की फैलाने के लिए, उनका आरोप है कि देश में आर्थिक एनार्की फैलाने के लिए इस तरह की रिपोर्ट को कांग्रेस तरजीह दे रही है, उस पर चर्चा कर रही है। ये देश की स्थिरता अस्थिर करने की कोशिश है और इसका उन्होंने एक बहुत सटीक कहा कि ये अस्थिरता की जो कांग्रेस की कोशिश है उसको शेयर मार्केट ने झटका दिया है, क्योंकि कैपिटल मार्केट आज शेयर बाजार में उस तरह का उथल पुथल नहीं दिखाई दिया जिस तरह की उम्मीद थी, क्योंकि राहुल गांधी के बयान भी कुछ इस तरह के थे जो कल के बाद ऐसा लग रहा था कि शेयर बाजार इस पर रिएक्ट करेगा और अगर रिएक्ट करेगा तो इससे शेयर बाजार में एक अस्थिरता का माहौल देखा जा सकेगा। लेकिन ऐसी कोई बात सामने आई नहीं। बहरहाल सबसे पहले मैं आपको सुनवा देना चाहता हूँ कि जब रविशंकर प्रसाद मीडिया के सामने आए तो उन्होंने किस तरह के आरोप लगाए। भारत में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी हैं, छोटे इन्वेस्टर भी हैं जो अपने इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से बहुत खुश हैं। इंडिया इज ए सेफ, स्टेबल एंड प्रॉमिसिंग मार्केट इन द शेयर्स एज वेल। तो एक पूरा स्टैट्यूटरी स्ट्रक्चर है कि भारत के कैपिटल मार्केट को किस तरह से मैनेज किया जाए। अब
मैं एनार्की के कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं। मैंने जानबूझ के जिम्मेवारी से इकोनॉमिक एनार्की के शब्दों का प्रयोग किया है। पहले हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, आपको मालूम है, उसकी डेट आपको मालूम है कि जनवरी में ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का। 24 में 22 इंक्वायरी कंप्लीट हो गई थी, बाद में एक और कंप्लीट हो गई। तो वो एक लीगल प्रोसेस है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चला है। अच्छा होता जो राजीव गांधी और कांग्रेस के लोग जेपीसी की बात करते हैं, बड़े वकीलों की फौज है उनके साथ, तो पेश हो जाते उसी में, इंटरवेन करते उसमें, कुछ नहीं किया। उसके बाद हिंडनबर्ग को नोटिस दी जाती है जुलाई में कि आपने जो आरोप लगाया कानून के विरोध में, आप जवाब दीजिए। हिंडनबर्ग ने वो रिपोर्ट बाकायदा वो नोटिस अपने वेबसाइट पर भी दी है, जिसमें उनको नोटिस क्यों भेजी गई है वो भी कारण है। उसका जवाब देने की बजाय अब ये फ्रंट खोला गया है। मैं फिर रिपोर्ट कर रहा हूं कि जब हिंडनबर्ग के खिलाफ बाकायदे सेबी ने एक नोटिस किया जुलाई में, अपनी पूरी इंक्वायरी कंप्लीट करने के बाद, जो सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन में हुई थी, उनके आदेश के कारण हुई थी, तब अपने बचाव के पक्ष में कोई जवाब दिए बिना उन्होंने ये अटैक किया है, बेसलेस अटैक, जिसका जवाब एक ग्रुप ने दिया है, हमें कुछ नहीं कहना है। इस पूरे मामले में कांग्रेस ये मांग कर रही थी कि जेपीसी से कम पर यह बात नहीं बन सकती है। अगर जेपीसी की जांच कराई जाएगी तभी इस बारे में दूध का दूध और पानी का पानी पता चल पाएगा। जिस तरह के आरोप सेबी अध्यक्ष के ऊपर लगाए गए हैं, माधवी बुच पर लगाए गए हैं, धवल बुच पर लगाए गए हैं, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आधार पर ये कहा जा रहा था कि उनकी उस कंपनी में उनके शेयर थे जिस कंपनी की जांच करने के लिए उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो क्या उन्होंने सवाल उठाया था कांग्रेस ने कि क्या बुच ने पहले सुप्रीम कोर्ट को ये बताया था कि उस जिस कंपनी की वो जांच करने जा रही है, जिस कंपनी के ट्रांजैक्शंस और उसके जो अनियमितताएं हैं उस कंपनी ने जो की है, जो आरोप है जिस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर ही जिस कंपनी की वो जांच करने जा रही हैं, क्या उस कंपनी में उनके अपने शेयर भी हैं जिसको उन्होंने अपने पति के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया है इस पद को संभालने से पहले। सेबी अध्यक्ष बुच की ओर से पहले ही ये प्रतिक्रिया आ गई थी कि उन्होंने इस पद को संभालने से पहले ही अपने सारे शेयर अपने पति के नाम ट्रांसफ़र कर दिए थे, उनके पति धवल बुच के नाम ट्रांसफ़र कर दिए थे। और उन्होंने कहा कि ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट इसलिए आई है क्योंकि उनसे जो सवाल सेबी ने जवाब मांगे थे उनका जवाब उनके पास नहीं है और वो इस जवाब को न देने के लिए एक बहाना ढूंढ रहे हैं, इसलिए एक दूसरी रिपोर्ट लेकर आ गए हैं जो बिल्कुल तथ्यों से परे है, आधारहीन है। तो ये बात पहले ही बुच ने कह दी थी, लेकिन आज उसी बात को लेकर मीडिया के सामने लगभग सेम बात जो सेबी के अध्यक्ष की ओर से कहा गया, जो सेबी की ओर से कहा गया कि ये इस पूरे मामले में अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को देखा जाए तो उसका कोई आधार नहीं है और इसका कोई मतलब नहीं है। और उसी बात को कहते हुए आज न केवल भारतीय जनता पार्टी ने जेपीसी की मांग को खारिज कर दिया बल्कि इसे एक कांग्रेस की षड्यंत्र का हिस्सा बताया। और इसमें और भी बहुत सारे पहलू हैं जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा, लेकिन मैं आप चाहता हूं कि रविशंकर प्रसाद के रिएक्शन का ये हिस्सा आप सुन लें। लेकिन कुछ बातें आज हम उठाना चाहते हैं। हिंडनबर्ग में किसका इन्वेस्टमेंट है आपको मालूम है? जॉर्ज सोरोस का। यह महाशय कौन है जो भारत के खिलाफ नियमित प्रोपेगेंडा चलाते हैं? इंडिया डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया सेफ नहीं है, वगैरह वगैरह। और इस हद तक है कि मोदी के पूरे सत्ता को बदलना चाहिए, आह्वान किया था जनता से। ये वहां मेन इन्वेस्टर है। लेकिन सवाल पूछना है कांग्रेस पार्टी से, क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या है आप? देश मोदी के से नफरत करते हुए कांग्रेस पार्टी आज हिंदुस्तान से नफरत करने लगी है।
अगर भारत का स्टॉक मार्केट गड़बड़ाएगा तो स्मॉल इन्वेस्टर्स परेशान होंगे कि नहीं? आज करोड़ों की संख्या में स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं कि नहीं? छोड़ दीजिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात, बाकी बातें। कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? भारत को वही कंट्रोल राज में ले आया जाए, नेहरू जी के समय वाला, जब भारत को दाने दाने के लिए परेशान होना पड़ा था कि उनकी सरकार नरसिम्हा राव के प्राइम मिनिस्टरशिप में भारत को ओपन करना पड़ा था, एफडीआई में, एफआईआई में। क्या वहीं जाना चाहते हैं क्या? टूल किट वालों को तो कोई मतलब नहीं हिंदुस्तान के विकास से। उनके लिए उनको तो हम जवाब देते हैं और देते रहेंगे, वो कभी सफल नहीं होंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है? बहरहाल रविशंकर प्रसाद इस पूरे मामले में जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने बहुत सारी बातें की। उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के प्रति बहुत ही आक्रामक था, बहुत सारे सवाल उठाए और उन्होंने जॉर्ज सोरेस का सवाल भी उठाया। जॉर्ज सोरेस वही शख्स हैं जो कह चुके हैं पहले 2024 के चुनाव के काफ़ी पहले, जब राहुल गांधी विदेश यात्रा पर थे, उस दरमियान बहुत सारी उनकी जो मुलाकातें हो रही थी विदेश में बहुत सारे लोगों से, उस समय भी ये चर्चा हुई थी कि जॉर्ज सोरेस जो हैं वो कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं बच गया है और इसीलिए भारत में लोकतंत्र को वापस लाने के लिए उनको प्रयास करना है। और ये राजनीति अब कहाँ जाके टिकेगी ये कह नहीं सकते इस वक्त, लेकिन जिस तरह से बात ये बढ़ गई है, जिस तरह से ये सवाल सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में गहराता जा रहा है, इस सवाल का जवाब इस वक्त मिलना मुश्किल है। मुझे नहीं लगता है कि सेबी इस वक्त जो कह रहा है उसमें कोई सच्चाई है। और जो सवाल कांग्रेस ने उठाए थे, जो बेहद वाजिब सवाल माने जा रहे थे, कि इन सवालों का जवाब मिलना ही चाहिए। लोकतंत्र में सरकार की अपनी जवाबदेही होती है, सरकार के अधीन काम करने वाली संस्थाएं कितनी निष्पक्षता से अपना काम कर रही हैं, सरकार के अधीन काम करने वाले संगठन कितनी निष्पक्षता से जांच कर रहे हैं, ये सवाल बहुत गंभीर है। और जिस तरह से अडानी के संबंधों का सवाल और अडानी और सेबी के बीच जो घालमेल की बात पहले भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में आई थी, उस सवाल का जवाब अभी मिला नहीं है। और हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट और ताज़ा रिपोर्ट के बाद जिस तरह के सवाल खड़े हुए हैं, उन सवालों का जवाब देने के बजाय भारतीय जनता पार्टी ने एक आरोप का रास्ता चुना है कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में भी, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भी न जाने कितने घोटाले हुए, लेकिन उस वक्त इंटरनेशनल मीडिया से या इंटरनेशनल संस्थानों से ऐसी रिपोर्ट नहीं आ रही थी। लेकिन इस आधार पर नहीं बचा जा सकता है कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उन सवालों का जवाब भारत की जनता को नहीं मिलना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा, इसी तरह के विमर्श और इसी तरह के सवाल के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।